नमस्ते एंड हेलो एवरीवन। स्वागत है आप सबका फिर से हमारे एजुकेशन चैनल दून जी के वैली में। आज की क्लास रहेगी हमारी इकोनॉमी की और टॉपिक रहेगा हमारा हाउ वर्क फ्रॉम होम बेनिफिट्स इंडियाज़ इकोनॉमी। जी हाँ, ऑफिस का काम घर से करें तो वर्क फ्रॉम होम से भारत की अर्थव्यवस्था को कैसे फ़ायदा होता है। आज के ट्यूटोरियल में हम डिस्कस करेंगे वर्क फ्रॉम होम के डायरेक्ट प्लस इनडायरेक्ट इफ़ेक्ट्स क्या हो सकते हैं, कौन से सेक्टर्स को इससे बूस्टअप मिलेगा, कहाँ ये एप्लीकेबल नहीं हो सकता, क्या इंडियन इकोनॉमी सही में इससे बेनिफिट होगी, राइट। और जो भी टेक्निकल टर्म्स होंगे इसमें हम उनको डायग्राम्स के थ्रू एग्जांपल्स के थ्रू समझेंगे। तो आप किसी भी मीडियम के छात्र हैं, इंग्लिश के या हिंदी के, आप इस ट्यूटोरियल को अटेंड कर सकते हैं क्योंकि जो इसके नोट्स हैं वो इंग्लिश और हिंदी दोनों ही लैंग्वेज में है। एंड इफ़ यू आर राइटिंग एनी सब्जेक्टिव एग्जाम, फॉर एग्जांपल यूपीएससी और एनी स्टेट पीसीएस, तो इट्स डेफिनेटली गोइंग टू हेल्प यू। चलिए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। सबसे पहले ये खबर में क्यों है, व्हाई इज़ इट इन द न्यूज़। तो अभी आपने देखा फ्यू डेज बैक जो हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर हैं, प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी, तो उन्होंने हम इंडियन सिटीजन से मतलब अपनी जनता से कुछ अपील्स करी, ठीक है, राइट ना। और ये जो अपील्स हैं दे आर टोटल 7 इन नंबर्स। हम इनको पहले लिस्ट आउट कर लेते हैं। तो फर्स्ट वन है आपकी, इन्होंने बोला कि आप वर्क फ्रॉम होम करें, ठीक है, घर से काम करें। सेकंड, जो आप विदेशी यात्रा करते हैं तो अननेसेसरी फॉरेन ट्रैवलिंग ना करें। थर्ड, जो काफ़ी फेमस है, न्यूज़ में भी है, आपने देखा होगा, इसके ऊपर काफ़ी रील्स बन रही हैं, मीम्स भी आ रहे हैं, तो वो है कि जो सोना है मतलब गोल्ड है उसको परचेज ना करें फॉर नेक्स्ट 1 ईयर अननेसेसरली। फोर्थ है आपकी स्वदेशी बने, स्वदेशी अपनाएं, दोबारा वोकल फॉर लोकल को उन्होंने जोड़ दिया। फिफ्थ वन है कि नेचुरल फार्मिंग को प्रमोट करें, ज़्यादा से ज़्यादा नेचुरल फर्टिलाइजर्स को यूज़ करें। सिक्स्थ है आपका कि आपके घर में जो खाना बनाने का तेल है, ठीक है, राइट ना, उसके कंजप्शन को कम किया जाए, कम से कम तेल में आप खाना बनाएं फॉर हेल्थ बेनिफिट्स ऑब्वियस। और सेवन्थ है आपका कि जो आपका फ्यूल कंजर्वेशन के लिए उन्होंने बोला है कि आपका जो पेट्रोल और डीजल का यूसेज है उसको भी आप कम से कम करें, राइट। तो दे आर टोटल 7 इन नंबर्स। और जो हमारा टॉपिक रहेगा वो आज का है वर्क फ्रॉम होम। वैसे तो हम चाहते थे कि सातों अपील्स को हम एक ही वीडियो के अंदर कंसोलिडेट करें, बट इट्स नॉट गोइंग टू पॉसिबल। एक तो वीडियो बहुत ज़्यादा लेंदी हो जाएगी, प्लस हम फिर इफेक्टिवली डिस्क्राइब नहीं कर पाएंगे हर अपील को ना, ठीक है, डिटेल में। तो हमने क्या किया, एक 7 पार्ट सीरीज़ बनाई है, राइट। और हर वीडियो के अंदर हमने एक एक अपील को हम सेलेक्ट करेंगे और उसको हम फिर डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो आज का जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा वर्क फ्रॉम होम। तो जब मोदी जी ने अपील करी हम इंडियन सिटीजन से, तो आप बोल सकते हैं कि एक पैट्रियोटिक अपील्स थी। इट्स अप टू यू। तो आपने देखा होगा इसके ऊपर काफ़ी ओपिनियंस आए, चाहे पॉलिटिकल पार्टीज़ ने काफ़ी कुछ बोला, जो सिटीजन्स थे, कॉमन सिटीजन्स, उन्होंने भी काफ़ी कुछ बोला, एक्सपर्ट्स की अपनी अलग राय थी, और काफ़ी डिबेट्स हो रहे हैं इसके ऊपर, राइट। आपने न्यूज़ चैनल्स पे देखा होगा या सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे, इट्स एवरीवेयर, राइट। तो खैर हम इसमें कोई पॉलिटिकल डिबेट नहीं करेंगे या इसके कोई जो पॉलिटिकल कॉन्सिक्वेंसेस क्या हैं उसको हम डिस्कस नहीं करेंगे। हम इसको एग्ज़ाम पर्सपेक्टिव से देखेंगे, राइट। तो ओवरऑल हम कह सकते हैं कि एक भारत को आत्मनिर्भर बनाने की बात है, ठीक है, राइट, एक सेल्फ रिलायंट इंडिया। ओके। अब पहले इसके कॉन्टेक्स्ट की बात करते हैं, यानी संदर्भ की। तो जब भी हम किसी से अपील करते हैं तो उसके पीछे कोई ना कोई कंसर्न होता है, और जब एक देश का प्रधानमंत्री है, नेशंस प्राइम मिनिस्टर इज डूइंग, तो क्या होगा कि उनके कंसर्न्स कुछ ज़्यादा ही बड़े होंगे फिर, ऑब्वियसली। तो ये अपीलें इन चिंताओं के बीच सामने आई हैं, हम कह सकते हैं। पहला, जैसे राइजिंग क्रूड ऑयल प्राइसेस, जो कच्ची तेल की कीमतें हैं वो बढ़ रही हैं, ठीक है, राइट ना। फिर जो स्टेट ऑफ हॉर्मुज टेंशन्स है, यहाँ की जो कंडीशंस है वॉलेटाइल है, ऐसा क्यों है, आप देख रहे हैं कि जो वेस्ट एशिया वॉर चल रहा है अभी, ठीक है, यूएस इजराइल वर्सेस ईरान के अंदर, तो उससे जो क्रूड ऑयल प्राइसेस है वो बढ़ रहे हैं क्योंकि ईरान ने इन दोनों के ऊपर तो बॉम्बिंग करी रखी है, ठीक है, राइट ना, मतलब अमेरिका के ऊपर नहीं, जहाँ से वो कर रहा है वहाँ पे जो उनके सैन्य ठिकाने दूसरे कंट्रीज में, वहाँ पे बॉम्बिंग कर रहा है। तो ये चीज़, और प्लस स्टेट ऑफ हॉर्मुज पे ईरान का कब्जा है, तो एक चौक पॉइंट की तरह उसने यहाँ पे होल्ड कर रखा है इसको। आपके जो कार्गो शिप्स होते हैं उनकी मूवमेंट यहाँ पे स्मूथ नहीं है। अभी आपने देखा होगा फ्यू डेज बैक कि आपका जो एलपीजी सिलेंडर जो कभी 3-4 दिन में आ जाता था, कभी कभी तो सेम डे भी इसकी डिलीवरी हो जाती थी, तो इट वाज टेकिंग टाइम, कभी 25 दिन 30 दिन, कभी तो मैसेज ही नहीं आ रहा था बुकिंग का। ओके। प्लस हम कह सकते हैं कि इंडिया इकोनॉमी के ऊपर एक इम्पोर्ट प्रेशर है। तो देखिए, जब भी आप इम्पोर्ट करते हैं तो आप पैसा खर्चते हैं, ठीक है, राइट। तो ये प्रेशर तो होता ही है, प्लस अगर आपके इम्पोर्ट प्रोडक्ट्स का प्राइस बढ़ते जा रहा है तो ये फिर जो आपकी टेंशन है वो डेवलप हो जाती है, मतलब दुगनी हो जाती है। फिर एक आवश्यकता भी है, मतलब एक नीड भी है, आप कह सकते हैं कि
एक सेल्फ रिलायंस की, आत्मनिर्भर बनने की। खैर ये मोदी जी तो आत्मनिर्भर भारत की बात काफ़ी पहले से कह रहे हैं। और यहाँ पे ज़रूरत है आपकी इकोनॉमी को रेजिलिएंट बनाने की, ठीक है, राइट। एक रेजिलिएंट इकोनॉमी क्या होती है कि जब भी ऐसे ग्लोबल क्राइसिस हो, ठीक है, राइट ना, या ग्लोबल शॉक्स हो, तो आपकी जो इकोनॉमी है इसको विथस्टैंड कर सके, मतलब झेल सके, ठीक है, राइट, इससे रिकवर हो जाए या इसके अकॉर्डिंग अपने आप को अडाप्ट कर ले, ढाल सके, राइट। तो ये होती है आपकी एक रेजिलिएंट इकोनॉमी। ओके। अगर हम एग्ज़ाम पर्सपेक्टिव के व्यू से देखें तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि इसके अंदर आपका इकोनॉमी कवर होता है, इंटरनेशनल रिलेशंस कवर होते हैं, एनवायरनमेंट कवर होता है, गवर्नेंस कवर कवर होता है। जैसे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आएंगे आपका कैड है, फॉरेक्स रिजर्व्स है, इंपोर्ट डिपेंडेंस है, ये सब चीज़ें हैं। खैर ये हम पूरी सीरीज़ में इनको हम डिस्कस करेंगे, जहाँ भी ये पॉइंट्स आएंगे तो हम इनको डिटेल में डिस्कस करेंगे, एक वीडियो में नहीं होगा ये। ओके। तो जो आज का टॉपिक है वो है हमारा वर्क फ्रॉम होम वेर एवर पॉसिबल, घर से काम करें जहाँ तक हो सके। देखिए, जब भी हम घर से काम करते हैं तो हमें ऑफ़िस जाने की ज़रूरत नहीं है, और जब भी हम ऑफ़िस जाते हैं तो देयर इज़ अ मोड ऑफ़ ट्रांसपोर्ट। अब चाहे वो स्कूटर है, स्कूटी है, बाइक है, राइट, आपकी प्राइवेट व्हीकल्स हैं, ठीक है, आप अपनी गाड़ी से जा रहे हैं, बसेस से जा रहे हैं, कैब्स के थ्रू। तो क्या होता है कि फ्यूल कंज्यूम होता है वहाँ पे, बिकॉज़ दे रन ऑन पेट्रोल एंड डीज़ल। तो जब आप ऑफ़िस ही नहीं जाएँगे तो जो आपका फ्यूल कंज़म्पशन है वो कम हो जाएगा। जब फ्यूल कंज़म्पशन, एक डायरेक्ट बेनिफिट ये है, प्लस क्या होगा, जो आपका ट्रैफ़िक कंजेशन होता है, ट्रैफ़िक प्रेशर होता है इस इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर, ठीक है, राइट ना, वो भी कम हो जाएगा। हम देखते हैं जैसे हम मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ में रहते हैं, दिल्ली एनसीआर की आप बात ले लें, तो नॉर्मल टाइम में ही वही डिस्टेंस कवर करने में हमें 1 घंटा लगता है, लेकिन जब हम ऑफ़िस आवर्स के लिए जाते हैं तो वहीं पे इट विल टेक 2 टू 3 आवर्स, मतलब ठीक है ना, कभी-कभी तो ज़्यादा भी लग जाता है। तो ये चीज़ भी होती है। ओके, तो इससे क्या होगा कि आपका फ्यूल कंज़म्पशन और ट्रैफ़िक प्रेशर कम हो जाएगा। अब हम ये डिस्कस करते हैं कि मतलब क्या ये इंडिया में ऐसा पहली बार हो रहा है? ठीक है, नहीं ऐसा नहीं है, पहले भी जो फाइनेंस मिनिस्टर रहे या प्राइम मिनिस्टर रहे, उन्होंने ऐसी अपील करी है। और ये चीज़ ग्लोबली भी होती है, ठीक है, राइट ना? ऐसे नहीं कि इंडिया ही पहली इसको पहली बार ऐसा कर रहा है। अगर हम बात करें तो जब 1970s में ऑयल क्राइसिस हुए थे, ठीक है, राइट ना? यूएस में भी हम बात करने लगा लीजिए, ओके? तो उन्होंने भी ऐसी कंडीशन को फेस किया था, वहाँ पे भी फ्यूल शॉर्टेजेस हो गई थी, ठीक है? आपको ऐसे बोर्ड दिख जाएँगे पे नो गैसोलीन के, लंबी-लंबी लाइन्स दिखती थी वहाँ पे पेट्रोल पंप्स पे, ठीक है, राइट? उनकी इन्फ्लेशन ही बढ़ गई थी, महँगाई बढ़ गई थी, कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन, ओके? वहाँ की गवर्नमेंट ने भी मेजर्स लिए, उन्होंने बोला कि अपील करी अपने लोगों से कि सेव फ्यूल फॉर द फॉर द फ्यूचर, बचा के रखें, इट्स एवरीवन्स रिस्पॉन्सिबिलिटी, एक कलेक्टिव एफर्ट आप बोल सकते हैं। उन्होंने कहा कि जो आपकी हाईवे स्पीड लिमिट है उसको रिड्यूस करें, क्योंकि यू नीड मोर गैसोलीन टू एक्सीलरेट योर व्हीकल। उन्होंने बोला कि कारपूल को अपनाएं, ठीक है, रादर देन यूजिंग 4 कार्स टू गोइंग ऑन अ सेम डेस्टिनेशन, आप एक ही कार में 4 बंदे बैठ के चले जाएं। ओके। लोगों को इनकरेज किया गया कि आप कम से कम ड्राइव करें, इलेक्ट्रिसिटी को यूज़ करें, फ्यूल वेस्टेज को कम करें। तो ये मतलब सिमिलर है इंडिया की तरह, राइट, हम घर से काम करेंगे, घर से काम की अपील है। तो इससे फ्यूल कंजर्वेशन होगा फर्स्ट ऑफ ऑल, ठीक है, डायरेक्ट इफेक्ट। फिर एफिशिएंट एनर्जी यूज़ होगा, मतलब सेम रिसोर्सेज से हम ज़्यादा आउटपुट ले सकते हैं, ठीक है, राइट ना, आपका वेस्टेज नहीं होगा। वैसे वर्क फ्रॉम होम कोविड-19 के टाइम पे भी कर चुके हैं, बट उस टाइम तो वो मैंडेटरी था, मतलब नेसेसरी था, हम चाहकर भी बाहर नहीं निकल सकते थे। इस बार खैर ये एडवाइजरी है। सेकंड एग्जांपल ले तो जापान को हम ले सकते हैं, जैसे उसका फुकुशिमा न्यूक्लियर डिजास्टर हुआ था, तो अब ये इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन यहाँ से बंद हो गया, ठीक है, राइट, ऑल ऑयल शॉक्स भी लगे उसको, क्योंकि जापान भी क्या है, वो हैविली डिपेंड है आपकी इंपोर्ट एनर्जी पे। ओके। तो उन्होंने भी ऐसे कंजर्वेशन कैंपेन चलाए, जिसको हम बोल सकते हैं सेट्सूडेन, इसको एनर्जी कंजर्वेशन कहते हैं। तो जो भी उनके सिटीजन्स थे, कंपनीज थी, दे वर आस्क्ड टू रिड्यूस इलेक्ट्रिसिटी यूज़, कम से कम करा जाए इलेक्ट्रिसिटी का यूज़। अननेसेसरी लाइट्स को स्विच ऑफ कर दिया जाए, एयर कंडीशनिंग को लिमिट कर दिए गए, जैसे इंडिया में भी होता है कि भाई एक टेम्परेचर सेट कर दिया गया, जो भी अब एसी आएंगे तो उस पर एक टेम्परेचर सेट रहेगा आपका। ओके। फिर जो ऑफिस टाइमिंग्स थे उनको चेंज किया गया, रिमोट वर्क्स थे उसको ज़्यादा बढ़ाया गया, ठीक है, रिमोट वर्किंग, या जो फ्लेक्सिबल आवर्स थे उसको भी ज़्यादा बढ़ाया गया। तो ऐसा पहले भी हो चुका है। और अगर हम करंट सिनेरियो की बात करें तो जैसे भी रशिया यूक्रेन वॉर चल रहा है, ठीक है, राइट, मतलब इट्स बीन लाइक कि ऐसा लगता है कि इट्स बीन गोइंग सिंस एजेस, मतलब कितने सालों से चल ही रहा है, ठीक है, राइट ना, सदियां बीत गई हैं आपकी। तो जैसे यूरोपियन यूनियन है, तो उन्होंने भी जब एनर्जी क्राइसिस उनको पता है कि हो सकता है, ठीक है, राइट ना, एनर्जी क्राइसिस हुआ इस वॉर की वजह से, तो उन्होंने भी अपने सिटीजन से अपील करी कि भाई आप हीटिंग यूसेज को कम से कम करें। अब जैसे यूरोपियन जो कॉन्टिनेंट है कोल्ड है, मतलब यूनिफॉर्म नहीं है, ओके, हम ये कह सकते हैं, लेकिन कुछ ऐसे कंट्रीज़ हैं मतलब वो बहुत ज़्यादा ठंडी, जैसे नॉर्वे, आइसलैंड, फिनलैंड, मतलब ओके, राइट ना, बहुत ठंडे हैं एकदम ये।
तो वहाँ पे उनको अपने घर को गर्म करने के लिए एक हीटिंग मैकेनिज़्म चाहिए होता है, और वो जो होता है वो नेचुरल गैस के थ्रू करते हैं उसको। और जनरली वो नेचुरल गैस कहाँ से इंपोर्ट करते हैं? यहाँ पे रशिया से। ओके। तो उन्होंने भी अपील कर रखी है भाई कि जो हीटिंग यूसेज को कम से कम किया जाए, जो गैस कंजप्शन है उसको कम करें, पब्लिक ट्रांसपोर्ट को ज़्यादा यूज़ करें। ऐसा ना हो कि विंटर में एनर्जी क्राइसिस हो जाए हमारे। एनर्जी एफिशिएंट बिहेवियर लाए लोगों के अंदर, लाइट को अननेसेसरी ऑन ना रखें, ठीक है, राइट, स्विचेस को ऑफ मोड में रखें, गैस वेस्टेज कम करें, राइट, फ्यूल को सेव करें। तो ऐसे कैंपेन्स उन्होंने भी चलाए। ओके। और जर्मनी ने खासकर उन्होंने तो बोला भाई कि जो पब्लिक बिल्डिंग्स हैं इनकी लाइट्स को रिड्यूस किया जाए, मतलब जितना हो सके आपके जो शावर्स है इसके टाइम को कम किया जाए। अब आप नहा रहे हो तो आपको गर्म पानी चाहिए, तो आपको एक एनर्जी चाहिए होगी, ठीक है, एनर्जी सोर्स चाहिए उस पानी को गर्म करने के लिए। तो उन्होंने कहा कि भैया इसका टाइमिंग ही कम करूँ। ऐसी सेविंग कैंपेन्स वहाँ पे भी चलाए गए थे, ठीक है, राइट ना, ऐसे अवेयरनेस प्रोग्राम वहाँ पे भी थे। तो वो इसलिए था क्योंकि जो रशियन गैस के ऊपर उनकी डिपेंडेंस है, मतलब वो काफ़ी ज़्यादा, कुछ तो कंट्रीज़ है कि मतलब वो बहुत हैविली डिपेंडेंट है उसके ऊपर, रशियन गैस के ऊपर ना, खासकर नेचुरल गैस के ऊपर, राइट। तो इस चीज़ को कम करने के लिए। ओके। तो ऐसा नहीं है कि इंडिया में पहली बार हो रहा है, ओके, वर्ल्ड के अंदर। ये जो प्राइम मिनिस्टर्स की हमारे साथ अपील हैं, ठीक है, राइट ना, हम इनको बोल सकते हैं कि ये मिक्स ऑफ की स्ट्रेटजीज़ हैं। ओके। हम ऐसा मान सकते हैं, कह सकते हैं। तो वो स्ट्रेटजीज़ कौन-कौन सी है? तो पहली होगी आपकी इकोनॉमिक कंज़र्वेशन मेजर्स, मतलब आप लोकल प्रोडक्ट्स को ज़्यादा प्रमोट करें, तो आपके पास जो ज़्यादा पैसा है वो हमारे पास ही रहेगा। ओके। देखिए इंडिया को सबसे ज़्यादा बेनिफिट क्या है कि अगर हम कोई भी प्रोडक्ट बनाएँगे तो हमें मार्केट में बाहर जाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमारा जो कंज़्यूमर बेस है यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा है, ठीक है, राइट ना? अब जैसे कोई छोटी कंट्रीज़ है, आप फॉर एग्ज़ाम्पल इज़राइल का आप एग्ज़ाम्पल लीजिए। अगर वो कोई टेक्नोलॉजी बनाएगा तो उसको बेचने के लिए फिर एक मार्केट चाहिए, क्योंकि वो खुद उस इतना वो कंज़्यूम नहीं कर सकता, उसको बाहर जाने के लिए एक बड़ा मार्केट चाहिए। बट इंडिया में ऐसा नहीं है, अगर यहाँ पे कोई प्रोडक्ट बनाएँगे तो यहाँ पे आपको एक अच्छा खासा कंज़्यूमर, एक लार्ज कंज़्यूमर बेस मिल जाता है। ओके। इससे क्या होगा, आपकी इकोनॉमिक स्टेबिलिटी रहेगी, ठीक है, राइट, लोकल प्रोडक्ट्स को प्रमोट करें। फिर आप एक स्ट्रैटेजी बोल सकते हैं कि एक नेशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी कैंपेन्स टाइप। ठीक। अब जैसे समझिए कि अभी हमारा एक एक ऑब्जेक्टिव है कि बाय 2047 इंडिया विल बी अ डेवलप्ड नेशन। ओके, हम एक विकसित देश होंगे 2047 के अंदर। तो ऐसे रिस्पॉन्सिबिलिटी कैंपेन्स लाए, जैसे कलेक्टिव एफर्ट हो, जैसे हम अमेरिका के अंदर बात करें थे, सेव फ्यूल फॉर द फ्यूचर एंड इट्स एवरीवन्स रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो ये बात हम लोगों पे भी लागू होती है। अगर हम इंडिया को एज ए डेवलप्ड नेशन देखना चाहते हैं तो मतलब वो क्या पैरामीटर्स हैं जिस पे हम इंडिया को एज ए डेवलप्ड नेशन देखते हैं, ठीक है, राइट ना, एक बड़ा क्वेश्चन है। और उसमें गवर्नमेंट का क्या रोल रहेगा और एज ए सिटीजन हमारा क्या रोल रोल रहेगा। ऐसा नहीं है कि इसमें जो सोल पार्ट है वो गवर्नमेंट ही प्ले करेगी और आप सिर्फ बैठे देखते रहेंगे, और आफ्टर सम टाइम जब ये चीज़ें नहीं होगी तो आपने गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज़ किया, उसके फिंगर आउट पॉइंट आउट कर दी उसकी तरफ फिंगर, ठीक है, राइट, ऐसा नहीं हो सकता है। कलेक्टिव एफर्ट की मतलब दे मस्ट बी ए कलेक्टिव एफर्ट, राइट। वरना क्या होगा, आप क्रिटिसाइज़ करेंगे, वी आर वेरी गुड एट इट, और उसके बाद आप क्या करेंगे, दूसरी किसी पार्टी का वहाँ पे बैठा देंगे। तो इंडिया में भाई यही होता है कि यहाँ पे सत्ता बदलती है लेकिन व्यवस्था नहीं बदलती है। ओके, तो वी नीड अ कलेक्टिव एफर्ट हियर। प्लस आप एक स्ट्रेटजी बोल सकते हैं कि बिहेवियरल चेंज इनिशिएटिव्स है, जैसे स्वच्छ अभियान चला था 2014 के अंदर, तो चाहे हाइजीन से रिलेटेड है या सेफ्टी से रिलेटेड है या एनर्जी सिक्योरिटी से रिलेटेड है, तो मतलब ऐसी रिस्पॉन्सिबल हैबिट्स हम अपनाएं कि मतलब हमारी जो कम्युनिटी हेल्थ है वो अच्छी रहे। देखिए कम्युनिटी हेल्थ अच्छी रहेगी तो एक प्रोडक्टिव एम्प्लॉय किसको नहीं चाहिए, ठीक है, राइट ना, एक प्रोडक्टिव वर्क फोर्स भी था उसके अंदर। वो अगर वो वर्क फोर्स आपकी बीमार रहेगी, वो 6 में से सिर्फ 4 दिन ही काम कर पा रही है, तो आपको लगा लीजिए वीक में कितने प्रोडक्टिव आवर्स मिलेंगे, राइट। ओके, तो ये एक भी एक स्ट्रेटजी है। प्लस एक रिसोर्स सिक्योरिटी स्ट्रेटजी है, चाहे हम पानी की बात करें या एनर्जी की बात करें। तो हमें फ्यूचर ऐसे क्राइसिस के लिए मतलब अपने आप को संभाल के रखना है, अपने एनर्जी सोर्सेज को। वैसे हमारे पास मतलब एनर्जी रिजर्वायर्स हैं, मतलब ठीक है, राइट ना, ऑयल रिजर्वायर्स हैं। बट वो भी एक टाइम तक ही हमारी इकोनॉमी को क्या कर पाएंगे, मैनेज कर पाएंगे, ठीक है, राइट ना, ऐसे क्राइसिस को। दूसरी चीज़ लास्ट में हम कह सकते हैं कि एक्टिव सिटीजनशिप, ये भी एक स्ट्रेटजी है कि सिटीजन्स पार्टिसिपेशन इन गवर्नेंस, वॉइस इन पॉलिसी। तो अपार्ट फ्रॉम पेइंग टैक्सेस, खैर वो तो बहुत कम ही लोग देते हैं। ओके, और जस्ट आप सिर्फ वोट दे रहे हैं या क्रिटिसाइज़ के अलावा मतलब क्या है कि आप पार्टिसिपेट भी करें इन चीज़ों के अंदर। ओके, तो हमने जो ये पॉइंट्स हैं, ठीक है, राइट ना, कि हाउ वर्क फ्रॉम होम बेनिफिट्स इंडियाज़ इकोनॉमी, तो हमने इसको 6 और 7 पॉइंट्स के अंदर अलग अलग हमने इसको डिस्कस किया है। तो पहला पॉइंट जो है इसका मेन, वो कहता है कि इट रिड्यूसेस फ्यूल कंजप्शन। हमने देख लिया, जी हाँ, बिल्कुल सही बात है। एंड इट विल सेव फॉरेन एक्सचेंज, ठीक है, राइट। इससे एक तो ईंधन की खपत होती है, तो विच इन टर्न विल सेव दी
फॉरेन एक्सचेंज। अब आप कहेंगे फॉरेन एक्सचेंज ये विदेशी मुद्रा होती क्या है, ठीक है, राइट ना, ऐसे कैसे होता है। तो देखिए मैं आपको बताता हूँ फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स क्या होते हैं। सपोज कीजिए कि जो ये फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स को आप मानिए कि एक बटवे की तरह, इट्स लाइक अ वॉलेट, और इसको गवर्न या कंट्रोल कौन करता है, आपका रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। ओके, तो जब भी आपने कोई ट्रेड कर रहे हैं, ठीक है, राइट, और इस वॉलेट के अंदर क्या होगा, आपकी डिफरेंट करेंसीज होती हैं, जैसे डॉलर है, यूरो है, ठीक है, राइट ना, ओके, या आपका पाउंड हो गया। तो ये चीज़ होती है। अब आप किसी नेशंस के साथ या किसी कंट्री के साथ आप क्या कर रहे हैं, ट्रेड कर रहे हैं। आपने क्रूड ऑयल इंपोर्ट किया है, मशीनरी है, इलेक्ट्रॉनिक्स है, फर्टिलाइज़र है। तो उन्होंने बोला कि भाई हमें क्या चाहिए, हमें यूरो चाहिए, ठीक है। आपने यूरोपियन यूनियन के साथ ट्रेड किया, वो कहते नहीं हमें यूरो चाहिए, तो आपने यूरो निकाल के उनको दे दिए। आपने किसी गल्फ़ कंट्रीज़ के साथ ट्रेड किया, उसने बोला कि हमें डॉलर चाहिए, तो आपने डॉलर दे दिए, ठीक है, राइट। आपने इंग्लैंड के साथ ट्रेड किया, ओके, राइट, तो उन्होंने बोला कि नहीं जी हमें तो पाउंड चाहिए, तो आपने पाउंड दे दिए, ओके, राइट, ये चीज़ है। हाँ, बट जनरली क्या होता है कि जो ग्लोबली हम देखें तो जो एक फेवरेबल करेंसी है इंटरनेशनल ट्रेड के अंदर, वो डॉलर है, ओके। अब आप कहेंगे कि डॉलर ही फेवरेबल क्यों है, बाकी करेंसी इतनी फेवरेबल क्यों नहीं है। देखिए एक तो जो यूएस इकोनॉमी है, ठीक है, राइट ना, वन ऑफ द लार्जेस्ट इकोनॉमीज, ओके, आप बोल सकते हैं। प्लस जो उसका डॉलर है, मतलब जो उनके फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं या फाइनेंशियल पॉलिसी जो होती है, उनको काफ़ी मतलब काफ़ी ट्रस्ट है लोगों का ग्लोबली उसके ऊपर, राइट। प्लस जो भी आपके रिजर्व्स होते हैं, जैसे जो बाकी कंट्रीज़ भी हैं, कंपनीज़ भी हैं, जो रिजर्व्स होते हैं उनके पास जो पैसा रखते हैं, वो इंटरनेशनल ट्रेड के लिए वो डॉलर्स के रूप में ही रखते हैं। तो इससे डॉलर्स की डिमांड और ज़्यादा बढ़ जाती है। जब डिमांड बढ़ जाती है तो उसकी वैल्यू और ज़्यादा स्ट्रांग हो जाती है फिर, राइट। फिर ये ग्लोबली एक्सेप्टेड भी है। आप कहीं भी चले जाइए तो मतलब जैसे इंग्लिश आपकी एक कॉमन लैंग्वेज है, ठीक है, राइट ना, ग्लोबल कॉमन लैंग्वेज बोल सकते हैं हम उसको। अब आप किसी भी कंट्रीज़ में गए, वहाँ पे आपको वहाँ की नेटिव लैंग्वेज नहीं आती है और उनको हमारी लैंग्वेज नहीं आती, तो चाहे हमें इंग्लिश में नहीं आती, बट हम टूटे-फूटे वर्ड्स लेके कुछ ना कुछ बोल के हम कनेक्ट करके हम बात कर लेंगे, ओके। तो यही चीज़ हमारी डॉलर पे भी एप्लीकेबल होती है। आप इसको एक कॉमन फाइनेंशियल लैंग्वेज बोल सकते हैं। आप गए, आपने डॉलर दिया और सामान खरीद लिया, ठीक है, राइट, या किसी को आपने सामान बेचा तो उससे डॉलर ले लिया, ओके, बाकी करेंसीज़ की आपने बात ही नहीं करी, राइट। तो इसलिए डॉलर काफ़ी स्ट्रॉन्ग माना जाता है, ओके। और आपके खासकर जो क्रूड ऑयल इंपोर्ट्स वगैरह होते हैं डॉलर के अंदर ही होते हैं, मतलब ना के बराबर ही कोई और करेंसीज होगी जिसके अंदर ये चीज़ होगी। अब आप कहेंगे कि इससे फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स कैसे सेव होता है, मतलब ठीक है ये चीज़ बढ़ेगी कैसे, कि ये पैसा बढ़ेगा कैसे, पहली बात, ये पैसा आता कहाँ से और ये पैसा जाता कहाँ है। तो जैसे देखिए आपने इंपोर्ट किया तो आपका पैसा जा रहा है क्योंकि आप पैसे खर्च कर रहे हैं, लेकिन जब आप एक्सपोर्ट करेंगे तो हमारे पास इन टर्म्स ऑफ डॉलर्स, यूरो, पाउंड तो पैसा आता भी है, ओके। ये अभी हम आके फर्दर जो स्लाइड्स है उसमें डिस्कस कर लेंगे। सपोज कीजिए कि मेरे पास $1000 पड़े हुए हैं और $100 मैं अपने इंपोर्ट के ऊपर खर्च कर रहा हूँ, ठीक है, राइट, यहाँ पे हूँ। तो $100 में क्या किया, 60 मैंने क्रूड ऑयल के लिए खर्च किए, और बाकी जो $40 थे वो मैंने मशीनरी पे, इलेक्ट्रॉनिक्स पे, फर्टिलाइजर्स पे, इनके ऊपर खर्च किए। अब जब मैं वर्क फ्रॉम होम कर रहा हूँ, ठीक है, राइट, इंडिया वर्क फ्रॉम होम कर रही है, तो वहाँ पे क्या हो रहा है कि आपके पेट्रोल और डीजल का जो कंजप्शन है वो रिड्यूस हो रहा है, तो जो उसकी डिमांड है वो कम हो जाएगी, तो हमें कम क्रूड ऑयल चाहिए। जब मेरी डिमांड कम हो जाएगी तो मैं कम सप्लाई लूँगा, तो मैं कितने खर्च कर रहा हूँ, $50 क्यों, क्योंकि अब मुझे इतना नहीं चाहिए। इन फ्यूचर हो सकता है कि और डिमांड कम हो जाए, तो कितने हो जाएंगे, मैं $40 ही वहाँ पे क्या कर रहा हूँ, स्पेंड कर रहा हूँ, राइट। तो मेरे क्या होंगे, $20 यहाँ पे, वैल्यूएबल $20 यहाँ पे सेव हो रहे हैं, क्योंकि डॉलर एक बहुत स्ट्रॉन्ग करेंसी है, ग्लोबली और वाइडली एक्सेप्टेड है, राइट। तो जब ये डॉलर बच रहा है तो मैं इसे दूसरी जगह यूज़ कर सकता हूँ, इसको रिजर्व में रख सकता हूँ, या अपने जो इंटरनेशनल डेट्स है उनको पे कर सकता हूँ, ठीक है, राइट। इससे मेरी जो इंडियन रुपी है वो भी स्ट्रॉन्ग रहेगा, ठीक है, मेरे पास डॉलर खर्चने को मैं अपने पैसे क्यों खर्चूँ, ओके। अब आप कहेंगे कि हम डॉलर में क्यों करते हैं, हम इंडियन रुपीज़ में क्यों ट्रेड नहीं करते। देखिए अभी इंडियन रुपीज़ इतना स्ट्रॉन्ग नहीं है और इतना ग्लोबली एक्सेप्टेड भी नहीं है। अब अगर आप इंडियन रुपीज़ में करेंगे तो जो फॉरेन कंट्रीज़ हैं उनको भी अपने रिजर्व्स फिर इंडियन रुपीज़ में रखने पड़ेंगे। और इंडियन रुपीज़ को देखा आपने कि इसकी वैल्यू बढ़ती तो बहुत धीरे धीरे, लेकिन घटता बहुत जल्दी जाता है कोई भी चीज़ होती है तो, राइट। तो ये नहीं होगा। हाँ, बट ये है कि ऐसा नहीं कि ऐसा नहीं हो सकता। जैसे अगर आप बायलैटरल ट्रेड कर रहे हैं, 2 कंट्रीज़ के बीच में हो रहा था, वहाँ पे आप जो लोकल करेंसीज़ है उसके एक्सचेंज कर सकते हैं, तो वहाँ पे ये चीज़ है। बट अभी ग्लोबली रुपीज़ की इतनी पहचान नहीं है, राइट। ओके, तो हम क्या करेंगे, हमें डॉलर खर्च करना है तो हमने यहाँ से डॉलर निकाला और इनको दे दिया। तो जब अगर हम क्रूड ऑयल कम यूज़ कर रहे हैं तो हमें क्या करना है, हमारे डॉलर्स बच रहे हैं, ओके।
तो हम जानते हैं, मैंने आपको जो हमारी प्रीवियस क्लासेस थी उसके अंदर बताया था कि इंडिया का जो 85% जो क्रूड ऑयल है वो अब्रॉड से वो इम्पोर्ट करता है, ठीक है, राइट ना। हम खरीदते हैं 85%, जो हमारा मतलब 100 में से 85, मतलब 100 लीटर में से 85 लीटर सपोज कीजिए आप खरीदते हैं बाहर से। तो ये बहुत बहुत ज़्यादा है, राइट। मतलब हम मैंने आपको ये बताया था कि जो इंडिया है वो थर्ड लार्जेस्ट इंपोर्टर है क्रूड ऑयल का, ठीक है, इन द वर्ल्ड आफ्टर यूएस एंड चाइना, राइट। अब जब आप डेली ट्रैवल जो है आपका, ठीक है, राइट, वो कम हो रहा है, तो उससे क्या होगा कि जो आपका पेट्रोल और डीजल कंजप्शन है वो डिक्रीज हो जाएगा ऑब्वियसली। विच इन टर्न क्या होगा कि जो आपकी डिमांड है इसको लेके वो भी कम हो जाएगी। जब डिमांड कम होगी आपकी तो जो ऑयल इंपोर्ट्स है वो भी रिड्यूस हो जाएंगे ऑब्वियसली। जब ऑयल इंपोर्ट्स आपके रिड्यूस होंगे तो जो डॉलर है आप कम खर्च करेंगे, तो जो डॉलर है आपके बच जाएंगे, यानी आपको जो फॉरेन एक्सचेंज है वो आपका सेव हो जाएगा। तो अ पेनी अर्न, ओ अ पेनी सेव्ड इज पेनी अर्न, ठीक है, राइट, आप ये चीज़ कह सकते हैं। ओके, इससे क्या हमें क्या हेल्प होगी, तो इससे हम कह सकते हैं कि जो इंडिया का करंट अकाउंट डेफिसिट है वो इम्प्रूव हो जाएगा। अब आप बोलेंगे ये करंट अकाउंट डेफिसिट क्या है, अभी हमने फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स पढ़ा, तो करंट अकाउंट डेफिसिट क्या हो गया। देखिए, करंट अकाउंट डेफिसिट क्या होता है कि सपोज कीजिए कि हम डॉलर कमा रहे हैं और डॉलर खर्च कर रहे हैं, ठीक है, राइट ना। हमने एज एन एग्जांपल हम डॉलर लेते हैं। तो जब कोई कंट्री एक फॉरेन करेंसी ज़्यादा खर्च करती है, ठीक है, और वो फॉरेन करेंसी को कम रही है, तो उसको करंट अकाउंट डेफिसिट बोला जाता है। तो यानी सपोज कीजिए कि इंडिया जो है डॉलर वो ज़्यादा खर्च कर रही है 200, और जो इंडिया डॉलर कमा रही है वो है 100 सिर्फ खाली। तो यहाँ पे कितने का डिफरेंस हो जाएगा, 100 का। तो पैसा ज़्यादा बाहर जा रहा है, मतलब आमदनी अठन्नी और खर्चा रुपया वाली बात हो गई। तो मतलब आपका जो करंट अकाउंट डेफिसिट है यहाँ पे। अब आप करेंगे कि डॉलर आ कैसे रहा और डॉलर बाहर कैसे जा रहा है, तो देखिए हाउ मनी इज़ कमिंग इन, तो एक्सपोर्ट्स के थ्रू आप जो गुड्स एंड सर्विसेज को एक्सपोर्ट करते हैं, आईटी सर्विसेज हो गई आपकी, ये जो रेमिटेंसेज होते हैं, जैसे जो इंडियन डायस्पोरा है, जो मतलब एनआरआई हम जो बाहर रहते हैं, ठीक है, राइट ना, जब वो फॉरेन करेंसीज को यहाँ भेजते हैं, ठीक है, राइट ना, वहाँ से पैसा कमा के, तो वहाँ पे ऐसे फॉरेन एक्सचेंज वो रिजर्व्स हो जाता है यहाँ पे, राइट। तो ऐसे पैसा आता है हमारे पास। तो हमारा पैसा जा कैसे रहा है, जैसे हमने देखा इंपोर्ट्स के थ्रू, आप क्रूड ऑयल इंपोर्ट कर रहे हैं तो डॉलर्स में उसको पे कर रहे हैं, तो पैसा आपका बाहर जा रहा है। फॉरेन ट्रैवल स्पेंडिंग, ठीक है, राइट, जैसे मोदी जी ने कहा कि आप फॉरेन ट्रैवलिंग अननेसेसरी ना करें, अब वहाँ पे जाके आप बाहर डॉलर में ही खर्च कर रहे हैं, तो तब भी आपका डॉलर बाहर जा रहा है। प्लस जो आपके फॉरेन इन्वेस्टर्स को अगर आप कोई इंटरेस्ट पे वगैरह कर रहे हैं, ठीक है, राइट ना, तो वो जो इंटरेस्ट होता है वो भी आप डॉलर में कर रहे हैं, तो भी ऐसे आपका पैसा बाहर जा रहा है। ओके, तो इसे हम कहते हैं आपका करंट अकाउंट डेफिसिट। ओके, एक तो क्या होगा, जब आपका इंपोर्ट डाउन हो जाएगा तो आपका जो करंट अकाउंट डेफिसिट है, ठीक है, राइट ना, वो इम्प्रूव हो जाएगा। फिर इससे एक तो इंडियन रुपी का आपको स्ट्रेंथ मिलेगी, प्लस जो आपके फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व है वो भी बचेंगे, और ये काफ़ी वैल्यूएबल होते हैं, राइट। ग्लोबल क्राइसिस के टाइम पे ये बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होते हैं। ओके, अब हम एक एग्जांपल लेते हैं। सपोज कीजिए कि जैसे 1 करोड़ ऑफिस वर्कर्स हैं जो डेली कम्यूट करते हैं, ठीक है, होम टू ऑफिस एंड ऑफिस टू होम, और उनको ये डिस्टेंस कवर करने के लिए हम ऑन एन एवरेज लेते हैं कि हर पर्सन 1 लीटर वहाँ पे फ्यूल कंज्यूम करता है, ठीक है, राइट ना, उसकी गाड़ी मतलब 1 लीटर फ्यूल कंज्यूम करती है। तो अगर ये 1 करोड़ ऑफिस वर्कर्स डेली कम्यूट कर रहे हैं तो कितना वहाँ पे फ्यूल खर्च हो रहा है आपका, 1 करोड़, 1 CR लीटर्स, ठीक है, डेली। लेकिन अगर यही 1 करोड़ ऑफिस जो वर्कर्स हैं अगर घर से काम करें तो आपका 1 CR लीटर जो पेट्रोल है या डीजल है या फ्यूल है वो बच रहा है। तो आप सोच सकते हैं कि जो आपकी नेशनल सेविंग्स होंगी वो बहुत ज़्यादा हाई हो जाएंगी, ठीक है। 1 करोड़ लीटर फ्यूल मतलब बहुत बहुत ज़्यादा होता है, राइट, और वो भी जब हम 85% जो क्रूड ऑयल है हम इम्पोर्ट कर रहे हैं बाहर से। ओके, तो उसके इकोनॉमिक इम्पैक्ट क्या होंगे। तो सबसे पहली बात, जो आपका ऑयल इंपोर्ट है वो कम हो जाएगा, नीचे की तरफ आ गया। इंपोर्ट बिल है वो भी कम हो जाएगा क्योंकि अब मैं पैसा कम खर्च कर रहा हूँ। फिर बेटर बैलेंस ऑफ पेमेंट्स होगा, भुगतान संतुलन में सुधार। अब आप कहेंगे फॉरेन एक्सचेंज पढ़ लिया, कैट पढ़ लिया, बैलेंस ऑफ पेमेंट्स क्या है। देखिए, बैलेंस ऑफ पेमेंट्स क्या होता है कि आप कह सकते हैं जैसे ये इंडिया है, ओके, हम इसको इंडिया मानते हैं, और इसको हम एक ड्यूरेशन देते हैं जैसे 1 साल का। ओके, राइट, 1 ईयर हमने यहाँ पे लिख दिया। तो 1 साल के अंदर जितना पैसा इंडिया के अंदर आ रहा है फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, ठीक है, राइट, और 1 साल के अंदर जितना इंडिया से पैसा बाहर जा रहा है टू द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, इसका एक बही खाता होता है, मतलब, ठीक है, राइट ना, कंप्लीट ट्रांजेक्शन होती है। तो हम देखते हैं कि भाई पैसा कितना बाहर जा रहा है और पैसा कितना अंदर आ रहा है, ठीक है, राइट, हम कितना खर्च रहे हैं और हम कितना कमा रहे हैं। अगर हमारा रेवेन्यू ज़्यादा है तो मतलब हमारा जब बैलेंस ऑफ पेमेंट से अच्छा हम एक्सपोर्ट ज़्यादा कर रहे हैं, इसका मतलब, ठीक है। लेकिन अगर हम पैसा ज़्यादा खर्च कर रहे हैं, ठीक है, एक्सपेंडिचर ज़्यादा है, तो हमारा इंपोर्ट ज़्यादा हो रहा है, तो हमारा जो बैलेंस ऑफ पेमेंट से वो क्या हो जाएगा आपका, कम हो जाएगा, राइट। ओके, तो इसको हम बोलते हैं बैलेंस ऑफ पेमेंट्स।
अब बैलेंस ऑफ पेमेंट्स के अंदर क्या क्या चीज़ें इंक्लूड होती हैं, अब आप कंफ्यूज होंगे थोड़ा कि जैसे अभी जो कैट था वो भी तो यही चीज़ थी, ठीक है, नहीं ये थोड़ा सा डिफरेंट है कि जो करंट अकाउंट डेफिसिट है वो आपका बैलेंस ऑफ पेमेंट्स का एक पार्ट है, ठीक है, राइट, नहीं, एक इंपॉर्टेंट पार्ट है। तो इसके अंदर क्या चीज़ होगा, एक कंप्लीट रिकॉर्ड होगा ऑल मनी का कमिंग इनटू एंड गोइंग आउट ऑफ अ कंट्री फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, ठीक है, एक ड्यूरेशन के अंदर। तो इसमें क्या क्या चीज़ें आती हैं, आपका ट्रेड हो गया, ठीक है, एक्सपोर्ट एंड इम्पोर्ट, सर्विसेज, राइट, आप जैसे अर्निंग्स लेते हैं, हमने देख लिया था कैट के अंदर। फिर हमने करंट अकाउंट डेफिसिट्स के अंदर देखा था इन्वेस्टमेंट्स नहीं आते, ओके राइट, वहाँ पे ये चीज़ नहीं होगी। फिर लोन्स हो गए, ठीक है, राइट ना, ये भी आपके कैपिटल अकाउंट, उसके कैपिटल अकाउंट में आते हैं, मैं भी आपको बता दूंगा क्या होता हूँ। फिर रेमिटेंसेज हो गए, ठीक है, राइट ना, तो मतलब यहाँ से पैसा आपका आ भी रहा है और पैसा बाहर भी जा रहा है, तो ये सारा आपका किसके अंदर कवर होता है, आपका बैलेंस ऑफ पेमेंट्स के अंदर होता है, मतलब कंप्लीट रिकॉर्ड ऑफ ऑल मनी कमिंग इन टू एंड गोइंग आउट ऑफ अ कंट्री फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, राइट, ओके। अब जो बैलेंस ऑफ पेमेंट्स है इसके दो इंपॉर्टेंट पार्ट है, तो एक तो हो गया आपका करंट अकाउंट, राइट, और एक हो गया आपका कैपिटल अकाउंट, ओके। जो करंट अकाउंट होता है ये डील करता है आपका एक्सपोर्ट इंपोर्ट में, ठीक है, राइट, आपकी सर्विसेज या रेमिटेंसेस जो हमने देखा, एग्जांपल क्रूड ऑयल इंपोर्ट्स, सॉफ्टवेयर एक्सपोर्ट्स, ठीक है, राइट, इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट। कैपिटल अकाउंट की बात करें तो इट डील्स विद फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स, कितना पैसा आपकी कंट्री के अंदर आ रहा है, या फॉरेन लोन्स ले रहे हैं फ्रॉम फॉरेन इंस्टीट्यूशंस, या आप एसेट्स को बाय या सेल कर रहे हैं। तो इसका एग्जांपल आप लिख सकते हैं फॉरेन कंपनीज इन्वेस्टिंग इन इंडिया। तो जो ये कंप्लीट है दोनों अकाउंट हैं, ये मेन पार्ट्स हैं आपके बैलेंस ऑफ पेमेंट्स के, राइट, ओके। अब जब भी आपके ऑयल प्राइसेस बढ़ते हैं, ठीक है, ग्लोबल मार्केट के अंदर, तो उससे इंडियाज़ इकोनॉमी पे क्या इम्पैक्ट पड़ता है, राइट। तो हमने देखा कि जब भी आपके ऑयल प्राइसेस बढ़ेंगे तो जो आपका इंपोर्ट बिल है वो क्या हो जाएगा, हाई हो जाएगा। इससे क्या होता है कि आपका जो करंट अकाउंट डेफिसिट है वो बढ़ जाता है। इससे क्या होगा कि जो आपका ट्रेड बैलेंस है वो ख़राब हो जाएगा। ओके, आप देख सकते हैं कि मतलब आप पैसा ज़्यादा खर्च कर रहे हैं लेकिन आपको जो रेवेन्यू है कम है। विच इन टर्न क्या होता है कि आपकी कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन होती है, आपका फ्यूल कॉस्टलियर हो जाता है। हमने देखा कि जब भी इंडिया के अंदर फ्यूल प्राइसेस बढ़ते हैं तो बाकी चीज़ों के दाम ऑटोमेटिकली बढ़ जाते हैं, ओके, इसको बोलते हैं कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन। तो जब भी आपकी फ्यूल प्राइसेस बढ़े, आपकी जो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट थी, आप मैन मटीरियल या मशीन्स को जब आप ट्रांसपोर्ट कर रहे हैं, ठीक है, राइट, वो बढ़ जाएगी, आपकी प्रोडक्शन कॉस्ट बढ़ जाएगी। फिर विच इन टर्न क्या होगा कि जो भी आपकी गुड्स एंड सर्विसेज होंगी, ठीक है, अक्रॉस द कंट्री, अक्रॉस द इकोनॉमी, उनके जो प्राइसेस होते हैं वो बढ़ जाते हैं। अब इससे इंडियन इकोनॉमी पे क्या इम्पैक्ट होता है? देखिए, मैंने कहा था कि कई बार जो गवर्नमेंट होती है वो जो ये इन्फ्लेशन शॉक्स होते हैं उनको एब्जॉर्ब कर लेते हैं, राइट। अब वो क्या करेंगे कि जैसे जो आपके फ्यूल टैक्सेस हैं उन्होंने टैक्सेस कम कर दिए, या आपको सब्सिडीज़ प्रोवाइड कर दी, या जो इम्पोर्ट ड्यूटी है उन्होंने उसको कम कर दिया, ओके, ये चीज़ हो गई। बट इसमें क्या है कि गवर्नमेंट की स्पेंडिंग हो रही है ना, ठीक है, राइट ना, रेवेन्यू तो उसका हो नहीं रहा, तो इससे क्या होता है कि जो गवर्नमेंट का जो फिजिकल डेफिसिट है वो बढ़ जाता है, उसके बाद जो फिजिकल जो बर्डन है वो और ज़्यादा हो जाता है, ओके। तो ये चीज़ आप ध्यान में रखिएगा। तो जब भी आपके ऑयल प्राइसेस ग्लोबल लेवल पे हाई होंगे तो जो हमारी गवर्नमेंट के ऊपर जो फिजिकल बर्डन है वो बढ़ जाता है। तो कई बार तो इन्फ्लेशन शॉक्स को एब्जॉर्ब कर लेते हैं, जब नहीं हो पाता तो पास ऑन कर देते हैं आपके ऊपर, ठीक है, राइट ना, आपको बढ़े हुए प्राइसेस पे फिर फ्यूल मिलता है, ओके। सेकंड पॉइंट हम बोल सकते हैं, इट इट रिड्यूसेस ट्रैफिक कंजेशन, ट्रैफिक जाम कम करता है। जैसे हम इंडियन मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ की बात करें, दिल्ली है, बेंगलुरु है, मुंबई, हैदराबाद, दे फेस सीवियर ट्रैफिक जैम्स, मतलब यहाँ पे गंभीर ट्रैफिक जाम का सामना करते हैं। और बेंगलुरु को तो आप काफ़ी नाम सुनते होंगे न्यूज़ के अंदर, मेरे फ्रेंड्स भी हैं वहाँ पे, वो कहते हैं कि यार सही में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, ओके। तो ये ट्रैफिक कंजेशन की वजह से होता है क्या है, जब ट्रैफिक कंजेशन होगा तो आपका फ्यूल वेस्टेज होगी, जहाँ मेरा 1 लीटर तेल लग रहा था वहाँ पे अब 2 लीटर तेल लग रहा है, तो इट्स फ्यूल ऑफ, मतलब फ्यूल वेस्टेज है ना, ठीक है, राइट ना। एनर्जी एफिशिएंट नहीं हुए हैं वहाँ पे हम, जहाँ मैं आराम से 1 लीटर में 10 किलोमीटर जा सकता था, अब वहीं पे मुझे 2 लीटर में अब मैं 10 किलोमीटर जा रहा हूँ, तो एनर्जी एफिशिएंट नहीं बोला जाता है इसको, ओके। फिर लॉस ऑफ प्रोडक्टिव आवर्स होंगे, जहाँ मैं ऑफिस में जाके 8 घंटे काम कर सकता था, अगर मैं 2 या 3 घंटे लेट पहुँच रहा हूँ तो मेरे जो वर्किंग आवर्स हैं, ठीक है, राइट, वो कम हो जाएंगे। अब मुझे कम वर्किंग आवर्स में ज़्यादा काम करना पड़ेगा। अब वो तो अब बात की बात है, अब पहले फिजिकली एग्जॉस्ट हो जाते हैं, मतलब हमने ये चीज़ देखा होगा, इतने मानसिक रूप से हम थक जाते हैं कि जब हम ऑफिस जाते हैं तो वो एनर्जी बचती नहीं है। घर से तो हम अच्छे से जाते हैं, कुछ बन ठन के एक एक एंथुजियाज्म के साथ, मतलब हूँ बट जैसे हम मैं दिल्ली में रहता हूँ, ठीक है, राइट, वैसे आई एम फ्रॉम उत्तराखंड। तो जब भी हम ऑफिस जाते हैं तो मतलब 2-3 घंटे तो हम मान लीजिए, अब हम नॉर्मलाइज हो चुका है कि मतलब हमें इतना टाइम लगेगा, ठीक है, इट विल टेक दिस टाइम, इतना तो लगेगा ही लगेगा वो, ओके। तो आपकी ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट है वो बढ़ जाती है। तो जैसे मैंने कहा कि यू मूव मैन मटीरियल मशीन्स, तो ऑब्वियसली बात है आपकी ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट बढ़ जाएगी।
लेकिन जब हम वर्क फ्रॉम होम करते हैं तो आपके नंबर ऑफ़ व्हीकल्स और रोड्स हैं वो क्या हो जाएँगे, रिड्यूस हो जाएँगे। जब नंबर ऑफ़ व्हीकल्स रोड्स पे रिड्यूस हो जाएँगे, आपका फ्यूल वेस्टेज कम हो जाएगा, प्रोडक्टिव आवर्स आपके कम हो जाएँगे, ठीक है, राइट? ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट है वो भी आपकी कम हो जाएगी, ओके? तो वर्क फ्रॉम होम का ये बेनिफिट है। तो ये चीज़ हमने कोविड-19 के टाइम पे भी देखी थी, ओके? जैसे हम में से काफ़ी लोग होंगे जिन्होंने उस टाइम पे वर्क फ्रॉम होम किया होगा, या काफ़ी जो लोग होंगे उन्होंने स्टडी फ्रॉम होम किया होगा आप में से। तो उस टाइम पे जो ट्रैफ़िक था वो बहुत रिड्यूस हो गया था। अब रिड्यूस क्या था कि मतलब उस टाइम तो मैंडेटरी था, नेसेसरी था, मतलब बाहर जा ही नहीं सकते थे। कोई जाना भी नहीं चाहता था, वैसे तो कौन मरना चाहता था उस टाइम पे वो ना। तो मैंने अभी जाके देखा था, मतलब रोड पे आपको ट्रैफ़िक तो क्या, मतलब 1-2 ही गाड़ियाँ दिखती थी, वो भी जिस पे गवर्नमेंट परमिशन हो, मतलब वही जा सकते थे। फ्यूल डिमांड डिक्लाइन हो गई थी, मतलब वो तो ना के बराबर ही थी। ओके, एयर क्वालिटी काफ़ी इम्प्रूव हो गई थी। ये हमने देखा AQI इंडेक्स दिल्ली का बहुत ज़्यादा अच्छा हो गया था, दिल्ली एनसीआर का। ओके, जो हमारी पॉल्यूशन कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड है, ठीक है, दिल्ली। मतलब उस टाइम ऐसे मीम्स भी आते थे कि मतलब हम यहाँ से बैठे-बैठे हमें हिमालय दिखाई दे रहा है, इतनी विज़िबिलिटी क्लियर हो गई है, ओके। जोक्स अपार्ट। और थर्ड पॉइंट हम कह सकते हैं कि इट इम्प्रूव्स एम्प्लॉयी प्रोडक्टिविटी, कर्मचारियों की उत्पादकता बढ़ाता है। जैसे कुछ सेक्टर्स हैं आपके, राइट? आईटी सेक्टर हो गया, फाइनेंस है, डिजिटल सर्विसेज है, या ऑनलाइन एजुकेशन है, कंसल्टिंग है। तो ये ऐसे सेक्टर्स हैं कि मतलब जहाँ पे आप आराम से घर में बैठ के काम कर सकते हैं। यू जस्ट नीड अ लैपटॉप एंड इंटरनेट कनेक्शन, और आपको एक मोबाइल चाहिए, और आराम से आप घर पे बैठ के काम कर सकते हैं। ठीक? इससे क्या, अगर आप घर पे बैठ के काम कर रहे हैं तो आपका जो डेली का कम्यूटिंग टाइम है वो बच जा रहा है। जैसे 2 से 4 घंटे लग रहे हैं आपको, तो ज़्यादा तो यही आप लेके चलिए, ओके। तो इतना टाइम को बच जा रहा है। अब जहाँ मैं ऑफिस में 8 घंटे काम कर सकता था, मैं घर पे आराम से बैठ के 10-11 घंटे काम कर सकता हूँ, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। वैसे तो कंपनी वाले ज़बरदस्ती करवाते हैं वो ना, कि भैया आप घर पे बैठे हो तो ज़्यादा टाइम क्यों नहीं दे सकते, ओके। तो बट मैं हैपीली कर लूँगा, क्यों? क्योंकि मेरा कम्यूटिंग टाइम बच रहा है ना, इतनी धक्का मुक्की लात घूसे खाते हुए मैं नहीं जा रहा, ठीक है, राइट? या गाड़ी चलाते चलाते आप फिजिकली एग्जॉस्ट हो गए, मतलब वहाँ जाके आप ग्लूकॉन डी पी रहे हैं, ओके। तो ये सब नहीं होगा, आपके ट्रैवल एक्सपेंसेस बच जाएंगे। मेरा खर्चा बच रहा है महीने का 3-4 हज़ार रुपये, तो बहुत अच्छी बात है ये तो। फिर जो फिजिकल एग्जॉशन होता है, मतलब जो आप एग्जॉस्ट हो जाते हैं, ये चीज़ तो यार बहुत सही है। मतलब ऐसा भी नहीं कि हम मेट्रो से मूव करें, कई बार तो ऐसा होता है कि जब हम रोड पे आते हैं तो हम पैदल भी चल लें, तो वहाँ पे ट्रैफिक इतना होता है कि हम पैदल भी नहीं चल पाते। मतलब जो सबवेज होते हैं ना, जो साइडवेज होते हैं, लोग उस पे भी बाइक स्कूटर लेके चढ़े रहते हैं, ओके, इतना ट्रैफिक होता है। तो जब आप वर्क फ्रॉम होम करेंगे और जब वो सब चीज़ें अवॉइड हो जाएंगी, तो आपको ये बेनिफिट होंगे। तो इससे क्या होगा, आपकी एफिशिएंसी बढ़ जाएगी, आपकी जो उत्पादकता है वो बढ़ जाएगी, आपका वर्क लाइफ बैलेंस काफ़ी अच्छा हो जाएगा। ये चीज़ खैर हमने देखी कि अ, आपके जब काफ़ी ज़्यादा टाइम ऑफिस में गुजर रहा है और आप बहुत ऐसे ट्रैवल कर रहे हो, तो आप फिजिकली एग्जॉस्ट हो जाते हो, तो जो आपका अपने फैमिली को, अपने स्पाउस को, अपने पार्टनर्स को आप एक टाइम नहीं दे पाते, तो काफ़ी क्लैशेज़ होते हैं फिर, ठीक है, अशांति बनी रहती है घर में। ये तो एक रियल लाइफ एग्जांपल है, आप लोग सब जानते होंगे, आप लोगों ने भी ये चीज़ देखी होगी। तो ये चीज़ अच्छी हो जाएगी, फिर वर्क लाइफ बैलेंस बन जाएगा, ठीक है, आप फैमिली को भी टाइम दे पाएँगे और ऑफ़िस का भी काम कर सकते हैं, ओके। कोविड-19 के टाइम पे जो इंडियन कंपनीज़ थी, जस्ट लाइक इन्फोसिस, टीसीएस, विप्रो, इन्होंने इस मॉडल को सक्सेसफुली मतलब इम्प्लीमेंट किया। हाइब्रिड भी था और टोटल वर्क फ्रॉम होम भी था। हाइब्रिड मीन्स कि मतलब कुछ दिन आप ऑफिस से काम करें और कुछ दिन आप घर से काम करें, ओके। तो ये चीज़ हो सकती थी, उन्होंने ये चीज़ करके दिखाई। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा फोर्थ, कि इट विल रिड्यूस अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर प्रेशर। तो ये बात बिल्कुल सही है। अब जैसे हम अर्बन सिटीज़ में रहते हैं, तो यहाँ पे क्या होती है कि जो मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ हैं, जो स्टेट गवर्नमेंट है, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशंस है, वो काफ़ी ह्यूज स्पेंड करते हैं किसके ऊपर, काफ़ी खर्चा करते हैं रोड्स को बनाने में, रिपेयर में, मेंटेनेंस के लिए, मेट्रो सिस्टम्स के लिए, पार्किंग है, फ्लाईओवर्स है, फ्यूल स्टेशंस हैं, ठीक है, राइट ना, बिल्डअप करने के लिए, रिपेयर मेंटेनेंस के लिए काफ़ी पैसा खर्च होता है। और ये होगा भी क्योंकि भाई देखिए, अब माइग्रेशन होता है, काफ़ी लोग अर्बन सिटीज़ में आते हैं, ठीक है, काम करने के लिए, रहने के लिए। अब वो चाहे पुश माइग्रेशन है, पुल माइग्रेशन है, डिफरेंट रीजंस होते हैं, ठीक है, बेटर हेल्थ केयर, एजुकेशन, रेजिडेंशियल फैसिलिटीज़, ओके, राइट, काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं, आप सिटी सेंटर के पास हो। बट क्या हुआ कि जब वहाँ पे इतनी सारी पॉपुलेशन आती है, तो वहाँ की जो गवर्नमेंट है उनको ये सारी फैसिलिटीज़ भी तो प्रोवाइड करनी पड़ेगी, तभी तो आप अर्बन कहलाओगे, ओके। जैसे हड़प्पन सिविलाइजेशन को आप देख लीजिए, ओके। तो जब ये सारी आप स्पेंडिंग इन चीज़ों के ऊपर करते हैं, इतना खर्चा करते हैं, लेकिन जो वर्क फ्रॉम होम है इस प्रेशर को क्या करता है, वो रिड्यूस कर देता है, ठीक है। एक हद तक वो रिड्यूस कर सकता है, ऐसा नहीं कि वो एब्सोल्यूट होगा, ओके, राइट। क्योंकि जैसे बाकी चीज़ें आप कर रहे हैं, हॉस्पिटल वगैरह जा रहे हैं, कुछ चीज़ों पे हैं, एसेंशियल कमोडिटीज़ मूव हो रही है, तो वहाँ पे तो आपका पेट्रोल खर्च होना ही होना है। बट जैसे मेजरली है, मतलब इन पे क्या होगी, काफ़ी जो प्रेशर है वो रिड्यूस कर देगा आपका वर्क फ्रॉम होम। इससे क्या बेनिफिट होगा? देखिए, इससे क्या बेनिफिट होगा, जो गवर्नमेंट है, जो पैसा बचेगा, राइट, वो दूसरी जगह खर्च कर सकती है, दूसरे क्षेत्रों पर अधिक खर्च कर सकती है। जैसे आपका रूरल डेवलपमेंट हो गया, ग्रामीण विकास,
हेल्थ केयर स्वास्थ्य सेवाओं पर, एजुकेशन पर, शिक्षा पर या डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर पर, डिजिटल बुनियादी ढांचा पर। ओके, तो वो जो पैसा वहाँ से बचेगा वो आप दूसरे सेक्टर्स के अंदर इन्वेस्ट कर दीजिए। एक नेक्स्ट पॉइंट ये है कि इट विल प्रमोट डिजिटल इकोनॉमी, ठीक है, राइट ने डिजिटल प्रॉपर्टी डिजिटल इकोनॉमी को प्रमोट करता है, ठीक है, डिजिटल अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देता है। अब हम ये जानते हैं कि जब हम वर्क फ्रॉम होम करते हैं तो आपको एक ब्रॉडबैंड कनेक्शन चाहिए, तो ब्रॉडबैंड इंटरनेट की डिमांड बढ़ जाती है, क्लाउड कंप्यूटिंग की काफ़ी डिमांड बढ़ जाती है। देखिए मैं क्लाउड कंप्यूटिंग बता देता हूँ आपको। जैसे कि मुझे एक डेटाबेस चाहिए, एक सर्वर चाहिए, ठीक है, राइट ना, ओके। तो मुझे उसके लिए एक फिजिकल सेटअप की ज़रूरत नहीं है, मैं किसी दूसरी जो एक कंपनी है जो ऑनलाइन इसको प्रोवाइड कर रही है, तो मैं उसके थ्रू इन सर्विसेज को अवेल कर सकता हूँ, ठीक है, राइट ना। मुझे एक फिजिकल सेटअप की ज़रूरत नहीं पड़ती, इसको बोलते हैं क्लाउड कंप्यूटिंग, एग्जाम्पल है जस्ट। फिर साइबर सिक्योरिटी हो गई। अब आप अगर ऑनलाइन काम कर रहे हैं तो आपके पास मोबाइल्स है, नेटवर्क्स हैं, ठीक है, आपके गेटवे पेमेंट्स होते हैं, लैपटॉप्स होते हैं, तो उनको भी साइबर सिक्योरिटी चाहिए, राइट, कि मतलब ये चीज़ें आप डेटा फ्लो है, इंफॉर्मेशन फ्लो है, तो मतलब सिक्योरली हो, ठीक है, राइट ना। डिजिटल पेमेंट्स की डिमांड बढ़ जाती है। अब आप इन पर्सन क्या करेंगे, नहीं दे सकते तो आप डिजिटल पेमेंट्स करेंगे, ठीक है, गूगल पे के थ्रू, राइट, पेटीएम के थ्रू हमने ये चीज़ देखी है। अपने ऑनलाइन कोलैबोरेशन टूल्स की डिमांड बढ़ जाती है। ऑनलाइन कोलैबोरेशन टूल्स वो होते हैं ऐसे प्लेटफॉर्म, जैसे आप उनके थ्रू आप रिमोट वर्क कर सकते हैं या ऑनलाइन आप वीडियो कॉल्स कर सकते हैं, जूम हो गया, ठीक है, राइट ना, आप घर बैठे बैठे एक वीडियो कॉल कर सकते हैं ऑनलाइन, ठीक है, राइट। तो ऐसे टूल्स जो आपको रिमोट वर्किंग करने में, रिमोट मीटिंग करने में, ऑनलाइन मीटिंग करने में, ऑनलाइन वीडियो करने में, ऑनलाइन कॉन्फ्रेंसिंग करने में, राइट, आपको हेल्प करते हैं, इनको बोलते हैं ऑनलाइन कोलैबोरेशन टूल्स। तो इनकी डिमांड बढ़ जाती है। अब देखिए इनकी डिमांड बढ़ने से क्या होगा कि जो ऐसे स्टार्टअप है जो इन डोमेन्स के अंदर काम कर रहे हैं, या जो ऐसी कंपनीज़ हैं ऑलरेडी, या जो नई कंपनीज़ आ रही हैं, ठीक है, राइट ना, जो इस डोमेन के अंदर काम करेगी, तो उनको काफ़ी सपोर्ट मिलता है। प्लस जो हमारा डिजिटल इंडिया मिशन प्रोग्राम है, ठीक है, राइट, इसको भी काफ़ी बढ़ावा मिलेगा इससे। ओके, तो इससे हमने जाना कि जो हमारा डिजिटल वर्क कल्चर था वो काफ़ी एक्सलेट हुआ, मतलब ऐसी हमें एक आदत लगी, मतलब वो ना, अब आज भी हम देखते हैं कि अब कैश नहीं है, ठीक है, राइट ना, अब यूपीआई पेमेंट्स करते हैं। रिमोट लर्निंग भी हो गई कई बार, मतलब काफ़ी टाइम तक तो मैं भी क्लास ऑनलाइन ही लेता था, ठीक है, राइट ना, अभी भी ये चीज़ क्लासेस होती हैं, हम ऑनलाइन ले लेते हैं, राइट। इसकी बढ़ेगी क्योंकि डिफरेंट लोकेशन से क्या होता है कि डिफरेंट जो आप टीचर्स देख लीजिए डिफरेंट लोकेशन पे, स्टूडेंट्स भी डिफरेंट लोकेशन पे, बट वो एक दूसरे को एक्सेस कर सकते हैं, ठीक है, राइट ना। अभी एक हैबिचुअल बन गया है, स्टार्टिंग में थोड़ी प्रॉब्लम हुई थी लोगों को इसको अडेप्ट करने में, बट इट्स नॉर्मल नाउ। फिर ई कॉमर्स हो गया, ठीक है, राइट ना, आपका ऑनलाइन परचेजिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, राइट। तो ये जो डिजिटल वर्क कल्चर था, मतलब ये काफ़ी ग्रोथ हुआ है वर्क फ्रॉम होम की वजह से। ओके, फिर हम बात करते हैं एनवायरमेंटल बेनिफिट्स की, इसके एक और विच इन टर्न आपके इकोनॉमिक बेनिफिट्स भी होंगे, वो कैसे। देखिए लेस कम्यूटिंग मीन्स कि जब मेरा आना जाना कम हो गया ऑफिस, ओके, तो जो मेरी गाड़ी है उसके कार्बन एमिशंस कम हो जाएंगे। ओके, मैं दिल्ली में रहता हूँ, वैसे मैं उत्तराखंड से हूँ, तो मैंने बता दिया था कि शायद आपको कि तो जो रिड्यूस एयर पॉल्यूशन है, ठीक है, एयर पॉल्यूशन भी रिड्यूस हो जाएगा आपका। अब जब कार्बन एमिशंस कम है, एयर पॉल्यूशंस कम है, तो आपका एक्यूआई जो इंडेक्स होता है, ठीक है, राइट ना, वो भी इम्प्रूव होगा। और दिल्ली के अंदर तो मतलब काफ़ी सारी, जैसे ब्रोंकाइटिस हो गया, अस्थमा हो गया, मतलब चेस्ट पेन, या आँखों में एलर्जी हो रही है, ठीक है, काफ़ी ज़्यादा तो जो दिक्कत है वो एयर पॉल्यूशन से ही है। तो क्या होगा कि जब ये चीज़ें कम हो जाएगी तो जो पब्लिक हेल्थ है वो थोड़ी बेटर हो जाएगी। ओके, मतलब बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं हो जाएगी, बट स्टिल मतलब अ, पहले से काफ़ी अच्छी रहेगी। ओके, तो अगर आपकी पब्लिक हेल्थ अच्छी होगी तो अब मैं एक हेल्थियर सिटीजन हूँ, तो इससे क्या होगा जो मेरे मेडिकल एक्सपेंडिचर है वो कम हो जाएंगे, क्योंकि भाई अब मुझे इन चीज़ों पे अपना खर्चा करने की ज़रूरत नहीं है ना। मतलब पहले आपको पता है कि हेल्थ केयर के अंदर हमारा आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर होता है, ठीक है, राइट ना, आपने पैसा जमा किया, कुछ हुआ तो एक बार में निकल जाता, तो आप पॉलिसीज़ वगैरह लेके रखते हैं। ओके, तो मेरा मेडिकल एक्सपेंडिचर कम हो जाएगा क्योंकि वो दिक्कतें कम हो गई है। प्लस जो मेरी प्रोडक्टिविटी लॉस होता था ड्यू टू इलनेस, अब एक एम्प्लॉई है वो हफ्ते में 6 दिन काम करता है, लेकिन वो 2 दिन बीमार रहता है, तो सिर्फ वो 4 दिन ही काम कर पाता है। अब आप फिर इंडियन पॉपुलेशन को देख लीजिए कितने हैं, तो कितने प्रोडक्टिव आवर्स आपका लॉस हो जाता है, ठीक है, तो उससे आपकी जीडीपी को कितना नुकसान होता है, तो ये चीज़ फिर आपके जो लॉस है ये कम हो जाएंगे। ये हमने देखा भी था कोविड-19 के टाइम पे, जो दिल्ली का पॉल्यूशन लेवल था वो काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूव कर गया था, मतलब काफ़ी अच्छा हो गया था उस टाइम में ना, एक्यूआई लेवल मतलब बहुत क्लियर हो गया था, जानवर ही सड़क पे आ गए थे। नेक्स्ट पॉइंट की हम बात करें, जो लास्ट वन है हमारा, जैसे इट विल हेल्प ड्यूरिंग ग्लोबल क्राइसिस, ये जो वैश्विक संकट होंगे ना इस दौरान सहायक होगा। अब जैसे वेस्ट एशिया वॉर चल रहा है, ठीक है, करंट हम ग्लोबल टेंशन्स की बात करें, या जो राइजिंग ऑयल प्राइसेस हैं बढ़ते जा रहे हैं, ठीक है, राइट, वो नो, अभी न्यूज़ में भी देखा होगा आपने कि यहाँ प्राइस बढ़ गए, ₹103 हो गए, ₹104 हो गए। तो वर्क फ्रॉम होम क्या है कि एक फ्यूल कंजर्वेशन स्ट्रेटेजी है, वन ऑफ द
स्ट्रेटजीज आप बोल सकते हैं, सिंगल आउट नहीं कर सकते आप इसको। तो एक फ्यूल कंजर्वेशन स्ट्रेटजी है, ओके। इसके हमने डायरेक्ट इनडायरेक्ट इफेक्ट्स देख लिए। प्लस ये इकोनॉमिक रेजिलियंस मैकेनिज्म भी है, ओके। आर्थिक सुदृढ़ता तंत्र के रूप में कार्य करता है। अब आप कहेंगे इकोनॉमिक रेजिलियंस मैकेनिज्म क्या होता है? देखिए, इकोनॉमिक रेजिलियंस मैकेनिज्म को आप समझ सकते हैं कि जैसे एक आपका एक प्रोटेक्टिव शील्ड है ये, राइट। ये आपकी इकोनॉमी है, राइट। ये हम लोग हैं, ये हमारी इकोनॉमी है, हमारी कंट्री है, सपोज कीजिए। जब भी कोई भी ग्लोबल क्राइसिस होंगे, ग्लोबल शॉक होगा, जैसे वॉर हो गया, या कोई पेंडेमिक हो गया, या इन्फ्लेशन हो गया, रिसेशन हो गया, जैसे 2007 में हुआ था। यूएस के जो मार्केट्स थे, ठीक है, राइट ना, रियल स्टेट को क्रैश कर दिया था एकदम, या ऑयल क्राइसिस हो जाएंगे। तो जो आपकी इकोनॉमी होगी ऐसी स्ट्रेटजीज की मदद से अपने आप को अडेप्ट कर लेगी, मतलब अकॉर्डिंग टू जो आपके शॉक्स होंगे ढाल लेगी, विद स्टैंड कर लेगी, मतलब इन झटकों को झेल सकती है, रिकवर कर सकती है, यानी उबर सकती है इन चीज़ों से। तो इसको बोला जाता है आपकी एक रेजिलिएंट इकोनॉमी, मतलब कि जो इन चीज़ों से मतलब डिसबैलेंस ना हो, ठीक है, राइट। और ये होगा आपका इकोनॉमिक रेजिलियंस मैकेनिज्म, ओके। तो इनको आप बोल सकते हैं स्ट्रॉन्ग सोशल सेफ्टी नेट्स हैं, आपकी जो सप्लाई चेन से डाइवर्सिफाई रहेंगी, मतलब आपका सोर्स एक सिंगल नहीं रहेगा, राइट। हम इसको एक एग्जांपल के थ्रू समझ लेते हैं। सपोज कीजिए यहाँ पे आपके दो स्टूडेंट्स हैं। अब एक के पास क्या है कि उसके पास अम्ब्रेला भी है, रेनकोट भी है, और बैकअप क्लोथ्स भी हैं, और उसको पता है कि बारिश होने वाली है, ठीक है, राइट ना, बारिश आएगी। तो हम बोल सकते हैं कि ही इज़ अ वेल इक्विप्ड गाय। लेकिन जो दूसरे भाई साहब हैं, ही हैज़ नथिंग, उनके पास कुछ भी नहीं है, तो हम बोल सकते हैं कि ही इज़ अनप्रिपेयर्ड, राइट। उनके पास कोई तैयारी नहीं है, तो जब बारिश होगी तो इसको कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है, राइट ना, ओके। उसके पास सब कुछ है, सारी एसेसरीज हैं। तो यही बात आपकी कंट्रीज़ पे भी अप्लाई होती है। जो ऐसी कंट्रीज़ होती है इनके पास ऐसे स्ट्रॉन्ग सिस्टम्स होते हैं, तो दे रिकवर फास्टर फ्रॉम क्राइसिस, ओके, राइट। ये 2 बार हो गया यहाँ पे। तो ऐसे क्राइसिस से वो जल्दी रिकवर कर जाते हैं। तो इस स्ट्रेंथ को हम बोलते हैं आपकी इकोनॉमिक रेजिलियंस। और अगर आप अनप्रिपेयर्ड इकोनॉमी है तो फिर क्या होगा कि आपकी जो इकोनॉमी है वो कोलैप्स कर जाएगी, ठीक है, राइट। आपने ऐसे श्रीलंका का एग्जांपल देखा, ओके। पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी हो जाएगी, इकोनॉमिक इंस्टेबिलिटी हो जाएगी, आपके फॉरेन इन्वेस्टर्स यहाँ से भाग जाएंगे, राइट। आपके जो हेल्थ केयर सिस्टम्स है, आपके जो इंस्टीट्यूशंस हैं वो वीक हो जाएंगे, ओके। ये चीज़ है। तो हमें क्या रहना है कि हमें प्रिपेयर्ड रहना है, राइट, ओके। अब हम बात करते हैं कि एक छोटा सा भी अगर आप एक स्मॉल रिडक्शंस करें हम फ्यूल डिमांड के अंदर। अब आप जानते हैं कि जो हमारी पॉपुलेशन है कितनी हो चुकी है, ओके, 140 CR प्लस है, राइट। तो अगर आप एक छोटा सा भी ये फ्यूल डिमांड के अंदर रिडक्शन होगा तो क्या होगा, हम देश की कैसे मदद कर सकते हैं? तो जो भी ऑयल प्राइस शॉक्स होंगे, या जो इन्फ्लेशन होगा, या जो फॉरेक्स प्रेशर होगा, अगर हम थोड़ी भी अपनी डिमांड यहाँ पे कम कर दें, राइट, तो उसकी सप्लाई भी कम हो जाएगी। तो जो हमारे पास एक्सचेंज है, मतलब फॉरेन एक्सचेंज, एक वेरिएबल वैल्यूएबल फॉरेन एक्सचेंज है, वो हमारे पास पड़ा रहेगा। तो इन फ्यूचर अगर ये चीज़ ज़्यादा लंबी खिंचती है तो हमारी जो इकोनॉमी है वो स्टेबलाइज रहेगी, राइट, ओके। अब आप देख रहे हैं कि आजकल तो हर जगह वॉर स्टार्ट हो जाता है, और ग्लोबलाइजेशन इतना हो चुका है कि लड़ाई कहीं भी हो आपकी इकोनॉमी पे उसका एक इफेक्ट पड़ता ही पड़ता है, राइट। चैलेंजेस ऑफ वर्क फ्रॉम होम, तो ये चीज़ भी है, राइट। ऐसा नहीं है कि हर सेक्टर्स में एप्लीकेबल है, हम ये जानते हैं। जैसे मैन्युफैक्चरिंग हो गया आपका, ट्रांसपोर्ट है आपका, कंस्ट्रक्शन है, हेल्थ केयर है, या फिर रिटेल शॉप्स है, यहाँ पे वर्क फ्रॉम होम डिफिकल्ट है, राइट, ओके। कुछ ही चीज़ें आप वर्क फ्रॉम होम कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे जो गुड्स एंड सर्विसेज होंगी वो टेंजिबल होंगी, ठीक है, राइट। मतलब आपको अगर सामान उठाना है तो आपको वहाँ जाना पड़ेगा हाथ लगाने के लिए, ठीक है, राइट। आप घर बैठे बैठे तो किसी दूसरे का मकान नहीं बना सकते। अब आपको ओपीडी में जाना है तो ऑनलाइन में कुछ ही फ्यू सिम्टम्स ही वहाँ पे डिस्कवर कर सकता हूँ पेशेंट के अंदर, लेकिन मैं उसको एक प्रॉपर मेडिकल केयर नहीं दे पाऊँगा ऑनलाइन, राइट। रिटेल शॉप्स होगी, कोई भी चीज़ है, जैसे कपड़े वगैरह होते हैं, कोई भी सामान है, आप चेक करते हैं पहले उसको, वो नो ऑनलाइन कई बार क्या होता है मिसफिट होता है, तो मतलब ये चीज़ आपको वहाँ जानी पड़ेगी। तो यहाँ पे वर्क फ्रॉम होम आपका डिफ़िकल्ट है। प्लस कुछ और भी ऐसी चीज़ें हैं कि जहाँ पे आपका वर्क फ्रॉम होम डिफ़िकल्ट है, वो कैसे? अदर चैलेंजेस क्या हैं? जैसे आपका साइबर सिक्योरिटी रिस्क हो गया। हमने ये चीज़ देखी कि आपके मोबाइल्स हैं, नेटवर्क्स हैं, गेटवे पेमेंट्स होते हैं, ठीक है, राइट ना? नेटवर्किंग्स होती हैं आपकी, काफ़ी चीज़ें, आपका डेटा फ्लो हो रहा है, इन्फॉर्मेशन फ्लो हो रही है, आप ट्रांज़ैक्शंस करते हैं, मनी ट्रांज़ैक्शंस होता है, ठीक है, राइट? आप ऑनलाइन पेमेंट्स कर रहे हैं। तो कुछ भाई साहब होते हैं कि जो यहाँ पे मतलब धावा बोल लेते हैं, राइट, और आपके पैसे या वैल्यूएबल इन्फॉर्मेशन को चुरा लेते हैं। तो एक साइबर सिक्योरिटी रिस्क होता है। यानी अगर आप एक ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर बना रहे हैं तो मतलब प्रॉपर्ली सिक्योर्ड होना चाहिए। प्लस अब एक जो हमने लास्ट टाइम भी देखा था, ये ख़ैर आप में से काफ़ी लोगों ने भी फेस किया होगा कि एक आइसोलेशन है, मेंटल स्ट्रेस होता है जब आप अकेले में काम कर रहे हैं।
अब देखिए अकेले में काम करने में क्या होता है कि हम ह्यूमन हैं, ठीक है, राइट ना, और सोशलाइज करना मतलब हमारा एक वो नेचुरल एक फंडामेंटल आप बोल सकते हैं हैबिट है, ओके, हमें करनी ही करनी है। हम अलोन मतलब अकेले में नहीं रह सकते, कुछ लोग रह सकते हैं, ऐसी बात नहीं है। तो आपका सोशल इंटरेक्शन कम हो जाता है, राइट। सोशल इंटरेक्शन कम हो जाता है, आपका सोशलाइजेशन कम हो जाता है, तो एक मेंटल स्ट्रेस होती है, क्योंकि फिर एक हो जाता है आपका ऑलवेज ऑन कल्चर, मतलब हमेशा आप ऑनलाइन रहो। अब आप काम कर रहे हैं, थोड़ी देर के लिए आप हटे, गलती से कॉल आ गई आपकी और आप अटेंड नहीं कर पाए, तो एक फिर बैड इम्पैक्ट क्रिएट होता है इस चीज़ का, ओके। और इट लीड्स टू बर्नआउट। अब हाई, जैसे हम ऑफिस में होते हैं, हमने देखा भी होगा कि कई बार आप टारगेट्स अचीव नहीं कर पाए या कोई प्रोजेक्ट डिले हो गया, कभी बॉस की बहुत अच्छी खासी झाड़ झाड़ पड़ गई आपको, राइट, वो ना, तो आप बाहर गए अपने कलीग्स के साथ या जो आपके पाइनियर्स हैं, ठीक है, राइट ना, उनके साथ आपने शेयर कर लिया, ओके, या आपके जो पीयर्स हैं उनके साथ शेयर कर लिया कि भाई ये चीज़ हो गई हमारे साथ, तो आप थोड़ा रिलैक्स फील करते हैं। लेकिन ऑनलाइन कल्चर में आप ये सब नहीं कर सकते, ओके, क्योंकि वहाँ पे एक तो बर्नआउट इतना हो जाता है, प्लस जो हमारे जो हमारी मिडिल क्लास फैमिलीज़ हैं, ऐसा नहीं है कि हर किसी के पास 3-4 घर के फ्लैट होंगे, मतलब आपको प्रॉपर एक प्राइवेट स्पेस मिल जाए जहाँ पे आप जाके काम कर सकें वहाँ पे, ठीक है, राइट ना, तो ये चीज़ पॉसिबल नहीं है। कई जगह ऐसे होता है कि वहाँ पे एक सिंगल ही रूम होता है, वहाँ पे बीवी बच्चे सब चीज़ें होती हैं, आप किराएदार हैं, तो ये चीज़ें नहीं हो पाती हैं, ओके। तो ये चीज़ भी, तो ये आइसोलेशन, मेंटल स्ट्रेस, काफ़ी सारे इसके रीज़न हो सकते हैं। फिर आपका टीम वर्क रिड्यूस हो जाता है। अब जैसे हम ऑफिस में काम करते हैं, हमारी ब्रेनस्टॉर्मिंग हो रही है, कोई मीटिंग चल रही है वहाँ पे, राइट ना, तो जो फ्लो ऑफ आइडियाज़ होते हैं, ठीक है, राइट, जो एक्सचेंज होता है वो काफ़ी स्मूथ होता है। आपने बोला, वहाँ से कुछ काउंटर आ गया, उसने कुछ बोला, आपने कुछ काउंटर किया, बट वो क्या होता है, क्योंकि वहाँ पे जो कम्युनिकेशन, वहाँ पे कोई गैप नहीं होता, ठीक है, राइट ना, वहाँ पे मोड़ के आपने बोला, उसने सुन लिया। लेकिन जब ऑनलाइन आप ये काम कर रहे हैं, तो कितनी बार क्या होता था कि आपकी वीडियो पॉज हो गई, उसका ऑडियो ख़राब आ रहा है, या उसकी ऑडियो वीडियो दोनों ही चले गई, आपका इंटरनेट एकदम कोलैप्स कर रही है, तो काफ़ी चीज़ें होती हैं। जो एक टीम सिनर्जी होती है, मतलब वो लॉस हो जाता है, फिर आपको मज़ा नहीं आता ऑनलाइन काम करने में, वो ना। फिर इंटरनेट कनेक्टिविटी इश्यूज़ हैं, ये बात भी सही है। अब अर्बन के अंदर ही में इतने प्रॉब्लम होती है, सपोज़ कीजिए रूरल एरियाज़ में क्या हाल होता होगा, वहाँ पे जो ब्रॉडबैंड जो एक्सेस होता है काफ़ी पुअर होता है, अनस्टेबल होता है, तो वहाँ पे भी जो प्रोडक्टिविटी है वो तो फिर काफ़ी ज़्यादा हैम्पर होगी, राइट, ओके, ये चीज़ है। तो मतलब आपको जो फिर एक इकोसिस्टम होना चाहिए, वो बहुत रोबस्ट होना चाहिए, अगर आप ऐसा करना चाहते हैं। अगर अगर आप कोई ऐसी स्ट्रैटेजी बना रहे हैं, तो जो आपका एक इकोसिस्टम है वो रोबस्ट होना चाहिए काफ़ी। फिर इसका एक ही सॉल्यूशन है, जो हमने लास्ट टाइम में देखा, कि एक हाइब्रिड वर्क मॉडल को हम एक्सेप्ट करें, उसको अपनाएं। तो मतलब कुछ दिन आप ऑफिस से काम करें, तो आप सोशलाइज भी रहेंगे, घर से बाहर भी निकलेंगे। देखिए घर से बाहर निकलना बहुत ज़रूरी है, राइट, ओके। आप ये चीज़ देखते हैं कि आप 6 दिन घर में रहे और 1 दिन बाहर रहें, तो आप में कितना डिफरेंस आता है, राइट, ओके। और कुछ दिन आप घर से काम करें, सम डेज़ फ्रॉम होम, तो आप अपनी फैमिली को भी टाइम दे पाएँगे। तो ये हाइब्रिड मॉडल मतलब अच्छा काम कर सकता है, राइट। हाँ, बट ये है कि इसके कुछ रूल्स और रेगुलेशंस होंगे हर कंपनी में, मतलब सेम रूल्स और रेगुलेशन, टर्म्स एंड कंडीशंस नहीं चलते। तो ये ख़ैर देश ने और कंपनीज़ ने वर्कआउट करना है इस चीज़ को, बट इंडिया के अंदर हाइब्रिड जो वर्क मॉडल है वो चल सकता है और काफ़ी अच्छे से चलेगा, राइट। तो दिस इज़ फॉर द डे गाइस, प्लीज़ हिट द लाइक बटन अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो। हमारे चैनल को प्लीज़ प्लीज़ सब्सक्राइब करें, और इस वीडियो को दूसरे एस्पिरेंट्स के साथ शेयर करें। प्लस आपके जो भी फीडबैक है, सजेशंस हैं या डाउट्स हैं, हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें। हमारा चैनल है दून जी के वैली, इसको आप इंस्टाग्राम पे जाके फॉलो कर सकते हैं, ओके। तो अभी एक पार्ट हो गया, बाकी हम 6 पार्ट्स और लाएँगे इस सीरीज़ के, जिसमें हम बाकी जो अपील्स थी उनको भी डिस्कस करेंगे। तो दिस इज़ दून जीके वैली। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड हैप्पी लर्निंग। जय हिंद, जय उत्तराखंड।